हेलो, जैसा कि हमने कल बताया था कि वीडियो कंटिन्यू करने के लिए हम आगे जो 12th की सीरीज चल रही है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि कल हमने कई सारे बातों पर, कई मुद्दों पर बात की थी कि जो अपनी ये सीरीज है वो कंटिन्यू चालू होगी। हो सकता है इसमें एनसीईआरटी के भी सवाल होंगे प्लस बालाजी के भी क्वेश्चन होंगे, लेकिन प्रॉपर आपको एनसीईआरटी उसके बाद बालाजी मिलेगी। ऐसा हमारा मानना है कि 12th की जो मैथ है वो चालू करने से पहले या शुरुआत करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स की जानकारी होना चाहिए। जैसे कि जो 12th की मैथ है वो एक इंजीनियरिंग मैथ का पार्ट है। इंजीनियरिंग मैथ में सबसे पहले जरूरी होती है हमें त्रिकोणमिति का ज्ञान होना, क्योंकि 12 की मैथ में कम से कम 90% चैप्टर ऐसे हैं जिनमें त्रिकोणमिति का बहुत रोल है और त्रिकोणमिति विशेष तौर पे हमें आना भी चाहिए। तो अगर त्रिकोणमिति को देखें तो त्रिकोणमिति सीखने से सबसे पहले हमें उसके बेसिक्स पता होना चाहिए। अगर बेसिक्स नहीं पता है तो कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें, कोई भी बात ना करते हुए सीधे अपने मुद्दे की बात करेंगे कि आज हम केवल आप लोगों को बेसिक पढ़ाएंगे। बेसिक त्रिकोणमिति होती क्या है, बेसिक त्रिकोणमिति सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सीख गए तो फिर यहां से आपकी रेस शुरू हो जाएगी 12th की। इत्मीनान से सभी बच्चे इसको देखेंगे और बड़े गौर से अपना यहां पे सीखेंगे। कोई भी ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत सिंपली तरीके से आपको समझाया जाएगा। कुछ चीजें बहुत बेसिक होंगी, कुछ चीजें थोड़ा सा हटके भी होंगी। जैसे अगर बात करें सर त्रिकोणमिति का मतलब क्या है, तो त्रिकोणमिति है समकोण त्रिभुज पर लगने वाली ज्यामिति। समकोण त्रिभुज पर लगने वाली ज्यामिति। अब कैसे है त्रिकोणमिति, कहां से आई, कैसे जन्म हुआ, ये सब हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, ये छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और कितने इसमें फॉर्मूले हैं ये बताएंगे, कंसेप्ट हैं ये बताएंगे। छोटे छोटे से बेसिक कंसेप्ट के बारे में आपको इसका नॉलेज आज देंगे। जैसे कि बोर नहीं होना है, अपन को सिर्फ सीखना है। तो सबसे पहले अगर देखें तो ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में अगर बात करें तो ये है 90 डिग्री का कोण। अगर ये थीटा हो गया तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इतना तो हम लोगों ने पढ़ा है 11th क्लास में। ये जो मान लिया जाए कि ये त्रिभुज है एबीसी, इसकी एबी जो भुजा है इसको हम बोलते हैं लंब, यानी इंग्लिश में इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये होता है आधार, जिसको हम बोलते हैं बेस। जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस। ये कहलाता है हाइपोटेनियस, जिसको हम बोलते हैं कर्ण। जो एक ऐसी भुजा होती है त्रिभुज की जो कभी भी चेंज नहीं होती है, बदलती कभी नहीं है। दूसरी बात सर, त्रिकोणमिति में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। मेनली आप लोगों ने इसमें त्रिकोणमिति में 3 रेशियो पढ़े होंगे, 3 अनुपात पढ़े होंगे, जो कि अनुपात निम्न है, जैसे कि साइन, कॉस और टेन। सर ये कौन सी बला है, ये आप लोग जानते होंगे सर के ये अनुपात, मुख्य रूप से अनुपात यही है। सर आपने तो साइन कोस टेन लिख दिया, इसके साथ में तो थीटा भी होता है, थीटा भी हो सकता है और भी कोण हो सकते हैं। ये कोण को शो करते हैं, ये अनुपात कोण को शो करने से ही बनते हैं। कहने का मतलब ये कि ये अनुपात बिना कोण के अधूरे हैं। जैसे कोण को हम देखें तो ये थीटा से भी शो हो जाता है, फाई से भी शो हो जाता है, ए बी सी तमाम ऐसे कोई भी अचर पद जिनको हम कोण मानते हुए अगर अनुपात के साथ लेके चलें, जैसे कि साइन थीटा, ये सबको पता है, तो ये कंप्लीट हो जाते हैं अपने आप में। ये सबको बेसिक पता है, जैसे कि साइन थीटा बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में अगर इसी को देखें तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण का मतलब ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा का मतलब हो गया लंब बटे आधार, यानी कि ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। इसी का व्युत्क्रम भी, इसी सब अनुपात के व्युत्क्रम भी खोजे गए। इन्हीं को अगर देखें, कई बच्चे बोलते हैं सर शुद्ध हिंदी में इसको बोलते क्या है, तो इसको बोलते ज्या, इसको बोलते कोज्या,
और इसको बोलते हैं स्पर्शज्या, इसको बोलते हैं स्पर्शज्या। ये जो अनुपात है ये मुख्य रूप से यही है, इनके व्युत्क्रम ही खोजे गए। सर व्युत्क्रम क्या होता है? रेसिप्रोकल, उल्टा। जैसे कि एक खोजा गया सर कोसेक थीटा, ये होता है 1 साइन थीटा का उल्टा। एक है सेक थीटा, ये होता है 1 कॉस थीटा का उल्टा। एक होता है कोट थीटा, ये उल्टा होता है टेन थीटा का उल्टा। सर इनके फॉर्मूले क्या होंगे? सेम एज इट इज ऐसे ही फॉर्मूले होंगे। जैसे कि साइन थीटा की बात करें, कोसेक थीटा साइन का उल्टा है तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब पलट जाएगा, H/P हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अगर हम बात करें कोस थीटा की तो ये आधार बटे कर्ण है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। इतना तो क्लियर होगा। ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये हो जाएगा जस्ट उल्टा, यानी कि लंब अपॉन आधार का उल्टा जब होगा, उल्टा इसको लिखे दे रहा उल्टा, यानी कि पलट के होगा इसका, तो पलट के क्या होगा? H/P, सॉरी H/P नहीं, B/P। इसको बोलेंगे हम आधार बटे लंब। कहने का मतलब ये कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। समझने वाली इतनी है बात कि ये सब चीजें तो आप लोग बेसिक पढ़ चुके छोटी क्लास में, लेकिन इनका पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सर ये क्यों पढ़ा रहे? सर इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। छोटी छोटी चीजें ही आगे जाके बड़ा रूप लेंगी। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को दिक्कत होगी। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें तो पहला कंसेप्ट जो है, अगर हम आपसे बात करें तो यहां पहला कंसेप्ट जो हमें पढ़ाना है सबसे पहले तो त्रिभुज से रिलेटेड एक कंसेप्ट है। जब आप ध्यान से इस त्रिभुज को देखेंगे, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। इतना तो हमें समझ में आता है। सर ध्यान से देखें, अगर हम कोण B की बात करें और कोण R की बात करें, कोण B की बात करें और कोण R की बात करें, तो हमें ध्यान से पता चल रहा कि सर इसके लिए यह लंब होगा, ये आधार होगा और यही कर्ण होगा। कहने का मतलब ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये, सॉरी गलत बोल गए, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। यहां तक बात क्लियर है। दूसरी बात, सर ये कंसेप्ट में है क्या? ये कंसेप्ट में सिर्फ लंब की परिभाषा है कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। दूसरी बात, यहां से हमें एक चीज पता चल रहा कि सर जो QR भुजा है ना, QR, इस QR के ऊपर जो भी ये भुजा दी गई ये होती है ऊर्ध्वाधर भुजा, इसी को हम लंब बोलते हैं। फिर क्या सर इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी? बिल्कुल होगी। मैंने बताया ना, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। क्या सर ये लंब हो सकती? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ये कभी चेंज होती नहीं है, ये चेंज होती ही नहीं है। आगे सर अगर देखें तो कोण B और कोण R के लिए यही लंब होगा और यही आधार होगा। यही मतलब कौन? सर PQ लंब होगा और PQR क्या होगा? आधार होगा। फिर सर जैसे ही आपसे पूछा कोण P, तो कोण P के सामने वाली भुजा जो है ये बन जाती है आपकी लंब और शेष जो भुजा बची रहती है ये बन जाती है आधार। अब कई बच्चे बोलते सर फिर ये भुजा क्या है? मैंने बताया बेसिकली आपको कि ये कभी चेंज नहीं होगी, यही कर्ण रहेगी। तो उसके लिए कोण P के लिए क्या हो जाएगा कि सर QR हो जाएगा आपका लंब, यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और PQ हो जाएगा आपका आधार, यानी कि कहने का मतलब क्या है? बेस। ये कंसेप्ट है, इसका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसके लिए हम आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे, बहुत अच्छी शॉर्टकट बताएंगे, देखते जाएं इसको। आगे अगर बात करें कि सर अगला कंसेप्ट आप कौन सा बताने वाले हो, तो अगला कंसेप्ट बताने से पहले हम आपको एक चीज बताएंगे कि आप लोगों ने टेबल पढ़ी होगी, कोणों के मान पढ़े होंगे, अनुपात के लिए कोणों के मान पढ़े होंगे, अनुपात के लिए कोणों के मान ये आप लोगों ने पढ़े होंगे। अनुपात के लिए कोणों के
मान, अनुपात के लिए कोणों के मान। इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि आपने बचपन में टेबल सीखी कोणों के मान के लिए, साइन 30, साइन 0, साइन 90, cos 60, साइन tan 30, तमाम टेबल सीखी। मैं आप लोगों को टेबल सिखाने नहीं आया हूं, सीधी पॉइंट बात करने आया हूं। आप टेबल नहीं सीखेंगे। टेबल जिनको याद है अच्छी बात है, याद भी होना चाहिए, और जिन्हें याद नहीं है तो फिर हमारा मेथड देख लो। हमारा मेथड बहुत धांसू मेथड है, देखते जाएं इसको। केवल आप लोगों को ये दो त्रिभुज याद करना है, दो त्रिभुज, और ये दो त्रिभुज हैं कौन कौन से? एक एबीसी और एक PQR। इसमें केवल आपको साइन 0, cos 0, साइन 90 डिग्री 90 डिग्री और cos 0 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री, इनकी वैल्यू बस याद कर लो, बाकी सभी वैल्यू आपको याद हो जाएंगी। साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0। बस ये याद होना चाहिए, बाकी सब वैल्यू आपको याद हो जाएंगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बता दें, यहां तक किसी भी बच्चे को दिक्कत हो तो आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आगे हम चलते हैं, आगे इसी के आगे चलते। सर ये कंसेप्ट है क्या वास्तविक रूप में, आप बता तो दो। सबको पता है कि ये, अगर मान लो हमने कह दिया कि ये एक है, ये एक है, मतलब लंब अगर एक है, आधार एक है, तो इसका पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा? √2। आप समझदार हैं, 11th क्लास पास करके आए, 12th क्लास में है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने जानते होंगे। नहीं जानते तो यहां देख लो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। इतना तो सब लोग समझते होंगे। अभी हम इसको प्रूफ करके बता रहे हैं। मतलब ये अगर देखें तो ये एक का स्क्वायर है, ये एक का स्क्वायर है, क्योंकि कर्ण लंब एक था, आधार एक था, तो ये 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। जैसे ही हम कर्ण का वर्ग बराबर 2 लिखेंगे और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? √2। तो ये बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप जान पाओ, ठीक है ना? इसको हम साफ करें दे रहे। इतना तो समझदार सब लोग होंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम से आई। दूसरी बात, अगर सर यहां देखें कि ये 90 डिग्री है, ये अगर 45 है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। सर ये 90 है, अगर ये 30 डिग्री मान लें और ये 60 डिग्री मान लें, क्या 30 के सामने अगर भुजा 1 मान लें और 60 के सामने भुजा √3 मान लें, तो इनका जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 1 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग यानी कि 4, 3 और 1 4, 4 के ऊपर जैसे ही वर्गमूल चढ़ेगा तो कितना आ जाएगा? 2, यानी कि इसका कितना आ गया? कर्ण 2। बस आपकी टेबल बन चुकी है। यदि आपको मान लो साइन 45 की वैल्यू चाहिए है, साइन 45 की वैल्यू चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए, अभी हल बताया था, लंब बटे कर्ण होता है सर साइन थीटा बराबर, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। जरा 45 पे पहुंचो, 45 के सामने सर इसका लंब कितना है? 1, हाइपोटेनियस कितना है? √2। तो देख लो सर 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू 1 बटे √2। याद करने की कोई भी जरूरत है ही नहीं। आप कहो नहीं सर हमें मजा नहीं आ रहा, आप tan 30 की वैल्यू निकाल के बताओ, तो आपको tan का मतलब पता होना चाहिए, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जरा 30 को पकड़ो, 30 कहां है? 30 ये है इसके सामने, 30 tan थीटा यानी परपेंडिकुलर है 1, और बेस कितना है? 1/√3 वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू होती है? 30 की। समझ पा रहे मेरी बात को? ये सबसे शॉर्ट मेथड है टेबल को याद करने का। जल्दी से फटाक से इसको नोट कर लो। हम इसलिए इस लेक्चर को थोड़ा सा फास्ट करा रहे हैं क्योंकि आप ये चीजें पढ़ चुके, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। ये टेबल कंप्लीट हो गई। जिन बच्चों को टेबल याद नहीं हो रही, ये मेरा मेथड सीख लीजिए। इस मेथड को मैं नाम दे देता NR मेथड, नीलेश राय मेथड, ठीक है ना? NR मेथड। ये कोई नहीं बताएगा, किसी बुक में नहीं है। आप ध्यान से इस चीज को समझ लो, ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। सर आगे कौन से फॉर्मूले हैं? आगे आपके लिए फॉर्मूले जो आप लोगों ने सीखे होंगे वो है चतुर्थांश के फॉर्मूले।
चतुर्थांश के फॉर्मूले। चतुर्थांश से आप वाकिफ होंगे। चतुर्थांश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। इतना तो समझते होंगे सभी लोग। अब क्वाड्रेंट सर होता क्या है, जरा इसको भी बताओ हमें। क्वाड्रेंट देखो, जैसे आपसे हम बात करें कि ये जो है ये एक चतुर्थांश है, ये एक्स अक्ष हो गया, एक्स अक्ष की धन दिशा सर हो गया एक्स अक्ष। ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा, बिल्कुल ऋण दिशा है सर। ये वाई अक्ष की धन दिशा है, बिल्कुल सर धन दिशा है। और ये वाई अक्ष की ऋण दिशा है, बिल्कुल सर ऋण दिशा है। इतना तो हम समझते हैं कि सर ये एक्स अक्ष की धन दिशा है और वाई अक्ष की ऋण दिशा है, एक्स अक्ष की ऋण दिशा है और वाई अक्ष की धन दिशा है। जहां पर ये दोनों अक्ष यानी दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। सभी को पता होगा मूल बिंदु के निर्देशांक होते 0,0। ध्यान से देखें कि ये प्रथम चतुर्थांश है, सभी को पता है कि ये प्रथम चतुर्थांश है सर। ये द्वितीय चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। ये तृतीय चतुर्थांश है, ठीक है ना। ये चतुर्थ चतुर्थांश है। इतना तो सभी को पता होना चाहिए, चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर है ना? यहां तक किसी भी बच्चे को दिक्कत सर नहीं है दिक्कत। इस क्लास को केवल 12th वाले ही देखें, ये 12th वालों के लिए ही बनाई गई, क्योंकि थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे। सभी को ये कंसेप्ट हमारे हिसाब से पता होना चाहिए और पता होंगे। ये 10th क्लास वालों के लिए, 10th क्लास वालों के लिए एक नई सीरीज आएगी और बहुत धांसू सीरीज आएगी, बिल्कुल बेसिक से। ध्यान से इस चीज को समझो। अभी हम आपसे एक बात कह दें कि आप लोग बिंदु को जानते होंगे, बिल्कुल वो बिंदु नहीं जो आपके घर के बगल में रहती है, वो बिंदु नहीं, ये बिंदु दूसरा है भाई। ये बिंदु है x, y। क्यों है सर x, y? क्योंकि आप पढ़ रहे द्विविमीय, जिसमें दो विमाएं हैं, x अक्ष और y अक्ष। ये होता है आपकी भुज और ये होती है आपकी कोटि। समझ पा रहे? भुज को इंग्लिश में बोलते हैं सर ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। कोटि को बोलते हैं सर एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। इतना तो क्लियर है। अब हम मान लें कि प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु है x, y। प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु है x, y। हम यहां पे साइन कन्वेंशन कर रहे हैं, मतलब चिन्ह का पता कर रहे हैं कि किस चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह है। ये बचपन में रटा होगा, लेकिन अब रटना नहीं है, थोड़ा समझना है ना। ध्यान से देखें इस चीज को। जैसे कि x, y है। आप ध्यान से देखो कि सर ये एक घर है पूरा, ये क्या है? ये घर है सर। सर ध्यान से देखें तो x अक्ष के किस घर में है सर? प्लस वाले घर में है। y अक्ष के किस घर में हो? प्लस वाले घर में हो। तो यानी प्रथम चतुर्थांश में कौन से साइन होंगे? प्लस प्लस। सर द्वितीय चतुर्थांश अगर मान लें कि इसमें कोई बिंदु है x, y, तो ध्यान से मैं पता चल रहा कि सर x का कौन सा घर है? नेगेटिव। ये देख लो नेगेटिव, इतना घर से मतलब है हमें। और ये y का कौन सा घर है सर? पॉजिटिव। यानी इधर कौन सा साइन होगा? माइनस प्लस। सर तृतीय चतुर्थांश ये वाला घर है, तो इसमें अगर मान लें कि कोई बिंदु है x, y, तो इसमें कौन कौन से बिंदु होंगे सर? x का नेगेटिव और y का भी नेगेटिव। यहां तक किसी भी बच्चे को दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, यहां तक किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। मतलब अभी हमारे सामने होते तो पूछ लेते, लेकिन आप यहां पे इस चीज को मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे को दिक्कत होगी। ठीक है सर। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा सर? जैसे यहां पे बिंदु मान लो x, y है सर। x का ये वाला घर देखना है, ये वाला घर, x का कौन सा घर है सर? पॉजिटिव। y का कौन सा घर है? नेगेटिव। तो यहां पे सर कौन से बिंदु हो गए? पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हम लोगों ने याद किए हैं कि प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश प्लस माइनस। ये हम लोगों ने याद किए हैं, लेकिन हमें अब याद नहीं करना, अब समझना है। सर इसको समझाने का तात्पर्य क्या है? देखते जाओ। आगे अगर हम बात करें सर, यही फिर से अगर एक बार हम आपके सामने बना दें, ध्यान से मेरी बात को सुनना है कि ये x अक्ष है, x अक्ष की धन दिशा, ये y अक्ष की धन दिशा है, और ये y अक्ष की कौन सी दिशा है सर? ऋण दिशा है। ये x अक्ष की कौन सी दिशा है सर? धन दिशा है। ये कौन सी दिशा है? धन दिशा है सर। सर इसको तो जानते हैं, ये तो जाना पहचाना आदमी है। मूल बिंदु 0,0। ये प्रथम चतुर्थांश है सर, ये द्वितीय चतुर्थांश है, अभी आपने बताया। ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है।
छोटी सी हमें ट्रिक याद होना चाहिए सर, ये होती है ए, ये होती है एस, और ये होती है टी, और ये होती है सी। अब थोड़ा सा हम इसको साफ कर दें, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ, इतना तो आप समझ गए होंगे, इतना आप जानते भी होंगे। सर ए का मतलब क्या होता है? सर ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यानी हमें यह पता चला कि सर प्रथम चतुर्थांश में जितने भी अनुपात होंगे, जितने भी अनुपात का मतलब क्या सर? कौन सा अनुपात? सर आपने त्रिकोणमिति में अभी हाल पढ़ा, एक तो साइन थीटा पढ़ाया, कॉस थीटा पढ़ाया, टेन थीटा पढ़ाया। सर इसके बाद कौन से होते? कोसेक थीटा, इसके बाद सेक थीटा, और इसके बाद कॉट थीटा। यानी ये जितने भी अनुपात हैं वो सभी कैसे होंगे सर? धनात्मक होंगे। कहां होंगे? प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश एस का मतलब होता है सर साइन थीटा। जब एस का मतलब साइन थीटा, तो सर इसका उल्टा क्या होगा? व्युत्क्रम क्या होगा? कोसेक थीटा। सर द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक ये दोनों कैसे होंगे? धनात्मक। कैसे होंगे? धनात्मक। लेकिन शेष कैसे होंगे? जो शेष जितने भी हैं वो कैसे होंगे सर? ऋणात्मक। शेष का मतलब कौन कौन से? सर ये साइन और कोसेक को छोड़कर कौन कौन से? जैसे सेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा और कॉस थीटा, ये जितने भी हैं ये सब कैसे होंगे? ऋणात्मक। शेष में आते। टी का मतलब होता है टेन थीटा, और टेन थीटा अगर पॉजिटिव है तो इसका उल्टा कोट थीटा भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। किस घर में होगा सर? सर ये तीसरे घर में होगा, तृतीय चतुर्थांश में। सर सी का मतलब होता है कोस थीटा, और कोस थीटा है तो इसका उल्टा होता है सेक थीटा, और ये दोनों कैसे होंगे सर? धनात्मक। और शेष बाकी सब कैसे होंगे? ऋणात्मक। यहां भी शेष कैसे होंगे? ऋणात्मक, इनको छोड़कर। बस ये बात हमें याद रखनी है। एक बार फिर देख लो, इसका मतलब है ASTC। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, जितने भी अनुपात हैं सभी कैसे होंगे? धनात्मक होंगे। सर एस का मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा है तो इसका भाई उल्टा जो कोसेक थीटा होता है ये भी धनात्मक होगा, लेकिन जो शेष होंगे वो कैसे होंगे? ऋणात्मक। सर टेन थीटा, तीसरे वाले में टेन थीटा है, कॉट थीटा है, तो टेन थीटा और कॉट थीटा कैसे होंगे? धनात्मक, लेकिन शेष कैसे होंगे? ऋणात्मक। सर यहां देखें तो यहां कोस थीटा और सेक थीटा कैसे होंगे? धनात्मक, लेकिन शेष कैसे होंगे? ऋणात्मक। इतनी बात क्लियर है सर? क्लियर है। बस दो नियम आपको सीखना है। दो नियम कौन सी सर? उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, अगर हम यहां से शुरू करें 0 डिग्री, चतुर्थांश में आप घूम रहे, रोटेट हो रहे, यहां से रोटेट हुए ऐसे तो ये 90 डिग्री रोटेट हो गए 0 से। फिर आगे चले तो ये 180 रोटेट हो गए, फिर 90 घूमे तो ये 270 रोटेट हो गए, फिर आगे चले तो सर लौट के जहीं के ताहीं पहुंच गए 360 पर। क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि अगर हम कोई भी एक गोल आकृति में घूमे, यानी वृत्ताकार आकृति में घूमे, तो पूरा एंगल कितना बनता है? 360, और चारों तरफ घूम ही तो रहे हम, समझ पा रहे? घूम ही तो रहे हैं। तो अगर पहली कंडीशन की बात करें तो जैसे हम अपने हिसाब से इस कंडीशन को बता रहे कि यदि आप, पहली कंडीशन है यदि आप 90 डिग्री या 270 डिग्री घूम रहे तो फिर अनुपात बदल जाएंगे सर। सर इसका मतलब समझ में नहीं आया? अनुपात बदल जाएंगे, बता रहे अनुपात बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे सर? साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, टेन थीटा का हो जाएगा सर कॉट थीटा, और कॉट थीटा का हो जाएगा टेन थीटा। सर सेक थीटा का हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा? सेक थीटा। इतना बस आपको समझना है। सर एक बार वो बता दीजिए, अगर आप 90 या 270 घूम रहे हो, अभी मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ बच्चों को समझ में भी ना आया होगा कि सर ये चल क्या रहा, अभी आपको सब समझ में आएगा। अगर आप 90 और 270 रोटेट हो रहे तो अनुपात बदल जाते हैं, यानी कि साइन का हो जाएगा कोस, कोस का हो जाएगा साइन, टेन का हो जाएगा कोट, कोट का हो जाएगा टेन, सेक का हो जाएगा कोसेक, और कोसेक बदल जाएगा सेक में। सर दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि यदि आप 180 या 360 घूम रहे तो नो चेंज, मतलब अनुपात नहीं बदलेगा, जो आपका अनुपात है वही रहेगा। कैसे सर? आप जरा एग्जांपल से बताओ। बिल्कुल बताएंगे सर एग्जांपल से। देखो, अगर हमने कहा साइन 90 प्लस थीटा, ध्यान से मेरी बात को सुनना। सर 90 पर खड़े थे
कुछ जोड़ दिया तो दूसरे चतुर्थांश में आ गए। सर कुछ जोड़ा ही तो है, मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो 90 पे खड़े तो कुछ जोड़ दिया यानी दूसरे चतुर्थांश पे आ गए। और दूसरा चतुर्थांश किसका घर है? साइन का। सर साइन को ही लेके जा रहे और यहां साइन पॉजिटिव है तो आंसर भी किसमें आएगा? सर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। लेकिन आपने अभी बताया, क्या बताया सर, कि 90 और 270 अगर घूमोगे तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। इसीलिए क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। यानी कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। सर समझ में नहीं आया? एक एग्जांपल और, तो एक एग्जांपल और देख लो। कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। सर 90 पर खड़े थे, कुछ जोड़ दिया, द्वितीय चतुर्थांश में आ गए। द्वितीय चतुर्थांश किसका घर है? सर साइन का घर है। साइन का घर है, लेके किसको जा रहे हैं सर? कॉस को लेके जा रहे हैं। तो सर कॉस तो शेष में आता है, मतलब नेगेटिव में आएगा, यानी कि नेगेटिव उत्तर आएगा। लेकिन सर आप 90 घूम रहे हो, 90 प्लस थीटा, तो साइन कॉस का क्या हो जाएगा? साइन थीटा, यानी माइनस का क्या आ जाएगा? साइन थीटा। गॉट इट? क्लियर है ये डाउट? ये हमें नहीं लगता कि ये बहुत दिक्कत होती है इस बच्चों को इस फॉर्मूलों में, इन फॉर्मूलों में, खासकर इन फॉर्मूलों में। कई तो ऐसे हैं बीएससी तक भी याद नहीं होती है। इससे शॉर्ट मेथड नहीं है भाई, इससे शॉर्ट मेथड नहीं है। आप आगे भी देख सकते हो, जैसे कि आपने कहा सर साइन 180 प्लस थीटा बताओ जरा, तो 180 प्लस थीटा देखो, 180 पर खड़े हो जाओ, हो गए सर खड़े, प्लस थीटा मतलब सर आगे बढ़ गए। कौन से चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश। और तृतीय चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा है? सर tan का घर है। और लेके किसको जा रहे? साइन को, तो निगेटिव आएगा सर। लेकिन आप ध्यान दो सर, नो चेंज, यानी जो है वही रहेगा, तो साइन थीटा। क्यों सर, क्यों नो चेंज? क्यों आप 180 घूम रहे, 180 घूम रहे हो। सर और भी एग्जांपल हैं क्या? है ना, जैसे आपने कहा सर ये बता दो जरा, tan 270 प्लस थीटा, तो 270 घूम जाओ सर, 270 पे पहुंच गए, प्लस थीटा मतलब आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं है माइनस वाला आएगा तो पीछे बढ़ जाए, पीछे चले जाएंगे, प्लस वाले में आगे, माइनस वाले में पीछे। 270 प्लस थीटा में सर आगे बढ़ गए, और जब आगे बढ़ जाओगे तो ये घर किसका है? कॉस का। कॉस का घर है सर, लेके किसको जा रहे हैं? tan को, तो बात तो नेगेटिव की होगी ना भाई, कॉस और सेक पॉजिटिव है, tan तो नेगेटिव है। लेकिन सर 270 जा रहे, 270 में आपने बताया कि अनुपात बदल जाएंगे, tan का क्या हो जाएगा? कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। समझ में आया? मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे को समझ में ना आया होगा, सभी को आया होगा। इससे शॉर्ट मेथड नहीं हो सकता है, ये बहुत धांसू मेथड है। और ये मैंने इसलिए आज पढ़ाई क्योंकि शुरुआती वीडियो में आप लोगों को कुछ हल्का हल्का देना है, यानी आज केवल मैंने कंसेप्ट पढ़ाए, और ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गणित पढ़ने से पहले, 12th की गणित पढ़ने से पहले हमें त्रिकोणमिति का एक डीपली नॉलेज होना चाहिए, हर एक फॉर्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए। इसी क्लास को हम यहां तक रखेंगे, मतलब इसी क्लास को अगर आगे तक ले जाएं तो इसके बाद सर्व समीकरण भी हैं, लेकिन आज हम इस क्लास को यहीं तक रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि आप थोड़ा सा इसको पढ़ के आए, जो आज मैंने इस चीज को पढ़ा है, एक बार थोड़ा सा इसका रिवीजन भी कर लें, आप देख लो। ये जो हमने पढ़ाया देखो, ये सबको पता होना चाहिए सर क्या है क्या नहीं है। कई बच्चे कहते हैं सर इसमें एक ट्रिक भी होती है ना, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो देखो लंब अपॉन कर्ण, ये साइन थीटा है, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा है, यानी कि ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा। तो ऊपर से नीचे आओगे तो साइन कॉस टेन, और नीचे से ऊपर जाओगे तो ये बन जाएगा कोसेक, ये बन जाएगा सेक, और ये बन जाएगा कॉट थीटा। समझ पा रहे? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वो ऐसी ट्रिक हो गई कि सर पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हर हर बोले मतलब बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही उल्टा कर दो, यानी यहां से ये बन गया साइन थीटा, ये बन गया कोस थीटा, ये बन गया टेन थीटा। इसका उल्टा कर दो तो ये हो गया कोसेक थीटा, ये हो गया सेक थीटा, और ये हो गया टेन थीटा। यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चों को समझ में ना आया होगा। मैं ये मान के चल रहा हूं बेटा कि ये सबसे ज्यादा मोस्ट है। टीचर्स इसको 12th क्लास में जब शुरू करते हैं तो नहीं पढ़ाते हैं, फिर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर अवकलन के सवाल समझ में नहीं आ रहे, अवकलन के फॉर्मूला याद नहीं हो रहे, आपको त्रिकोणमिति ही याद नहीं हो रही, तो फॉर्मूला होंगे कैसे याद?
क्योंकि बने तो सब यहीं से है ना। तो ठीक है, आज क्लास यहीं रखते हैं, ठीक है। और ये जो पढ़ाया है इसको अपन कल बिल्कुल तरीके से याद करके आएंगे। कल आगे इसी क्लास को पढ़ाया जाएगा सर्वसमीका के द्वारा। तो अगली क्लास जो होगी इसकी सर्वसमीका की होगी। उसके बाद कुछ बहुत डिसेंट और मोस्ट क्वेश्चन आपको हल करा दिए जाएंगे, जैसे कि आपका बेसिक बन जाए, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल। थैंक यू वेरी मच।